ठीक है। अभी हम देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो इसका जन्मदाता कौन है? रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। हाँ, कैप्टन रीड हैं, टॉमस मुनरो हैं। ठीक है। ये सर रैयतवाड़ी क्या बोले? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। सर पेज पर लिखा दीजिए ना, जैसे कल कर रहे थे। रैयतवाड़ी जन्मदाता कौन भाई? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? 12 महल क्षेत्र में। 12 महल क्षेत्र में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना है, याद ये भी रखना है कि वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का मतलब था, शुरू करने का कारण यह था क्योंकि वहां पर मतलब दक्षिण भारत में हमारे यहाँ जैसी जमींदारी व्यवस्था कुछ थी नहीं। ठीक है ना। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का मूल कारण था कि जमींदारों की अनुपस्थिति। ठीक है। जमींदार वहां पे नहीं थे। इसमें क्या किया गया, सरकार ने किसानों से सीधा संपर्क साधा। ठीक है। इसमें बिचौलिया वाली समस्या नहीं थी। कोई जमींदार नहीं, सीधा किसान सरकार से मिलते थे, सरकार किसान से मिल रही थी, सरकार का किसान का अपना चल रहा था आपस में। ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे, ये सबसे पहले तो यहां शुरू हुआ था। और कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे इसका ईयर भी। ईयर पता है कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे शुरू हुआ है, समय है 1792 का। शुरू करने वाला है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद 1802 में जाकर मद्रास, और 1825 25 20 25 था बम्बई में शुरू हुआ। इसी के साथ साथ आसाम। सर 1820 आएगा मद्रास। 1800 1820 मद्रास आएगा। सर आप 1802 लिखे। अच्छा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, सॉरी पूर्वी बंगाल में, इन क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है ना। ये बात हमें याद रखनी है। कितने प्रतिशत भाग पर? ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर इसे शुरू किया गया था। 51% भाग पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है। और याद रखना, ये ब्रिटिश भूभाग के सबसे अधिक भाग पर लागू की गई व्यवस्था है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रैयत, किसान या भूमिदार को अपनी भूमि को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। सर भूमि का बेचने और भूमि कर का निर्धारण, भूमि कर का जो निर्धारण हुआ वो भूमि सर्वेक्षण के बाद किया गया। और हमारे ख्याल से पहली बार ऐसी कोई व्यवस्था लाई गई थी जिसमें अंग्रेजों द्वारा पहले भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, उसके बाद टैक्स लागू किए गए थे। ठीक है, पहली बार ऐसा था। ये बात याद रखने को। ठीक है। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा प्रदान किया गया। पट्टा प्रदान किया गया। अच्छा, सवाल एक आता है, पट्टा और कबूलियत आया हुआ है, देख लेना। ठीक है। अगला पॉइंट है, लगान की अदायगी ना होने पर, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। ठीक है।
भूमि कर की समीक्षा 30 वर्ष पर की जाती थी। भूमि कर की समीक्षा 30 वर्ष पर की जाती थी। ठीक है, सर क्या भूमि कर की? समीक्षा 30 वर्ष पर की जाती थी। एक और लिख लीजिएगा, भू राजस्व लगभग 50% था। मतलब कहने का ये है कि रैयतों को मालिकाना हक दे दिया गया। ठीक है, रैयतों को मालिकाना हक मिला, सीधे सरकार को ही टैक्स देना था। कंपनी मतलब जो रैयत लोग थे, किसान लोग थे। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना भी हुई है। ठीक है, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना भी हुई, लेकिन लगान की दर काफी ऊंची थी। ये थोड़ी सी समस्या रही है। ओके, चलिए, ये आपका है रैयतवाड़ी। एक और दूसरी व्यवस्था आती है महालवाड़ी। महालवाड़ी क्या भाई? महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है ना? ठीक है, नई कमियां कोई नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी, फिलहाल ठीक है। महाल मतलब गांव होता है, गांव या फिर जागीर भी हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या किया गया कंपनी द्वारा? कंपनी द्वारा इसमें निर्धारित किया गया, जो लगान वसूलने का मामला है, पूरे गांव वालों से सेटिंग की गई। सेटिंग मतलब है गांव वालों से ही समझौता, संधि की गई होगी। ठीक है, वहां पे किसी एक घर को, मतलब एक परिवार को वो कर दिया गया होगा कि भाई आप लोग इनके पास जमा कर देंगे, ये हमको दे देंगे। ठीक है, इस वाले में ये व्यवस्था हुई। इसमें क्या समस्या रही? इसमें थोड़ी बहुत समस्या रही। याद रखना, महाल पूरे मतलब गांव के साथ किया गया था। ग्राम समाज को सम्मिलित भूमि का स्वामी बना दिया गया था। ग्राम समाज को सम्मिलित भूमि का स्वामी बना दिया गया था। इसको शुरू करने का श्रेय किसको है? बर्ड हॉल्ट मैकेंजी। हर्ट मैकेंजी हैं 1819 में। ठीक है, राहुल चले गए क्या? क्या हुआ राहुल? ठीक है, इसमें गांव के प्रधान से, पूरे गांव से, जागीरदार से, जागीर से, महाल से, गांव से, इसमें व्यवस्था की गई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये पूरे ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर शुरू हुआ था। 30% भाग पर, 30% भाग पर लागू हुआ था। ठीक है, एक चीज और याद रखना, गांव को, गांव के साथ ही समझौता संधि की गई थी, गांव के साथ ही बातचीत हुई थी सरकार की, लेकिन जो भूमि का मालिकाना हक था वो व्यक्ति के ही हाथ में था। ठीक है, भूमि का जो मालिकाना हक था वो व्यक्ति के हाथ में था। और कब तक था ये? जब तक वो समय से लगान चुकाया करता था। ठीक है, जब तक वो समय से लगान चुकाया करता था। ठीक है ना? एक चीज और लिख सकते हैं, लगान को निर्धारित करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया। यूपी, सीपी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, और बाकी है पंजाब। इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था ने क्या किया? इस व्यवस्था ने कृषक और अंग्रेजों के मध्य जो सीधा संपर्क हुआ करता था वो समाप्त हो गया। अब इसका कौन है? सरकार का और किसानों का सीधा संपर्क रह गया, नहीं? ठीक है ना? अच्छा, इसको पंजाब में एक अलग नाम से भी जानते थे। इसको पंजाब में बोलते थे ग्राम प्रथा। पंजाब में इसे ग्राम प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ याद रखना, तीनों ही व्यवस्था में सरकार को लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। दो में तो निर्धारित कर दिया गया था कि इतना इतना प्रतिशत लिया जाएगा, पहले वाले में तो ये भी नहीं निर्धारित था, है ना। तो फायदा नहीं हुआ है, सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ था, सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हुई थी, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है, संपत्ति का दोहन से स्टार्ट करेंगे। भारत की संपत्ति संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन को भेज रहे थे, इसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है। यह आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता रही है। आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता रही है। इसके पहले बुरी से बुरी भारतीय सरकारों ने भी जनता से चूसी गई दौलत का उपयोग देश के अंदर ही किया था, चाहे उन्होंने इस धन को सिंचाई की नहर बनाने में किया हो या फिर ट्रंक रोड बनाने पर खर्च किया, महल, मंदिर, मस्जिद बनाने में लगाए, युद्धों के विजयों के लिए उसका उपयोग किया या फिर व्यक्तिगत भोग विलास में उसे उड़ा दिया, लेकिन वह धन अंततः भारतीय उद्योग और व्यापार को ही प्रोत्साहित करता था, साथ ही साथ भारतीयों को रोजगार भी देता था। कुछ भी हो रहा निर्माण कार्य, अंग्रेजों के आने से पहले का जो काम था उनकी बात बता रहे हैं कि इनसे पहले जो लोग भी रहे यहाँ पे, उन लोगों ने भारत के पैसे का यूज भारत में ही किया। उन्होंने भोग विलास में भी अगर उन पैसों को उड़ाया है तो उसे भी भारत में ही खर्च किया उन्होंने। चलिए, इसका कारण यह था कि विदेशी विजेता जैसे कि मुगल भी जल्द ही भारत में बस गए और उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया था, पर अंग्रेज हमेशा ही विदेशी रहे। भारत में काम कर रहे, व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की योजना बनाते रहते थे। भारत की सरकार पर नियंत्रण विदेशी व्यापारियों के कंपनी का और ब्रिटेन की सरकार का हुआ करता था। परिणाम क्या निकला? भारतीय जनता से प्राप्त करों और आय का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज भारत में नहीं बल्कि अपने देश ब्रिटेन में खर्च करते थे, ठीक है। बंगाल से संपत्ति का ये दोहन 1757 में शुरू हुआ। इसके बाद कंपनी के नाव पर भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों, साधारण जनता से झटक कर जमा की गई बेपनाह दौलत अपने देश ले जाने लगे। 1758 और 1765 के बीच उन्होंने लगभग 60 लाख पाउंड की दौलत ब्रिटेन भेजी थी, ठीक है। 1765 में बंगाल के नवाब को जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई उसकी यह रकम 4 गुनी से भी अधिक थी कि जितना इन्होंने भेजा था उसका 4 गुना है ये। इस भयानक दोहन में कंपनी के व्यापारिक मुनाफे शामिल नहीं थे। ये जो दोहन किया गया इसमें कंपनी का कोई फायदा वायदा जैसा कुछ शामिल नहीं था, ठीक है ना। और ये कमाई भी प्रायः गैर कानूनी कमाई से कम नहीं होती थी। 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। इस तरह राजस्व पर उसका नियंत्रण भी स्थापित हो गया था। राजस्व पर नियंत्रण स्थापित होने का मतलब था कि कंपनी अब मालिक बन गई बंगाल की, ठीक है। कई बार एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो इन्होंने धन निकासी की थी भारत से, इसके सोर्स क्या क्या रहे हैं, धन निकासी के प्रमुख सोर्स क्या रहे हैं, स्रोत क्या क्या रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो हम लिख सकते हैं, अगर आप सुनना चाहते तो सुन सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निकासी के स्रोत देखेंगे तो व्यापार, उद्योग, बागानों में निवेश की गई पूंजी पर आय, पहला पॉइंट। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी हुआ करते थे। विदेशी बैंक, बीमा, नौवहन कंपनियों के द्वारा भारत से लाभ का अर्जन, ये भी इसका एक रहा है। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला जो ब्याज था ये भी इसका स्रोत रहा है। कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश भी इसमें शामिल था। इंग्लैंड में रखा गया सुरक्षित कोष जिसमें भारतीय मुद्रा को रखा गया था, वो भी धन निकासी का एक स्रोत था, ठीक है। और इसके अलावा कृषि भूमि पर जो लागू भू राजस्व व्यवस्था थी, बंगाल की स्थायी कर प्रणाली, वो भी क्या थी, धन निकासी का एक स्रोत हुआ करती थी, ठीक है ना। इसमें एक नाम है गृह प्रभार, होम चार्जेज। हमने गृह व्यय तो बताया ही था, गृह प्रभार, गृह व्यय, होम चार्जेस सब एक का है, ठीक है। अलग अलग मत समझ लेना भाई, ठीक है ना। सैनिक सामग्रियों पर की खरीद। दूसरा लिख लीजिए रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज, ये भी होम चार्जेज है। सरकारी ऋणों पर ब्याज, ये भी होम चार्जेज में ही आएगा। लेकिन होम चार्जेज में क्या नहीं आता है? अच्छा, ये आता है मेरे ख्याल से ना, भारत से बाहर जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उन पे किया ये गया, नहीं आता सर। नहीं आता है, ठीक है कि भाई
बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल खरीद कर उनका निर्यात करने लगी कंपनी, और इन्हीं खरीदों को बोला गया पूंजी निवेश। मतलब भारतीय माल खरीद कर उन्हीं का निर्यात करने लग गई थी, इसी को पूंजी निवेश। पूंजी निवेश क्या है ये हमको पता होना चाहिए। इस तरह इन पूंजी निवेशों के रूप में बंगाल का धन इंग्लैंड भेजा जाता था। मिसाल के लिए 1765 से 70 के बीच में कंपनी ने मालों के रूप में लगभग 40 लाख पाउंड का धन बाहर भेजा, तो बंगाल के राजस्व बता रहे हैं लगभग 33% था। जितना उन्होंने भेजा था उसमें से बंगाल का जो हिस्सा था वो 33% था। 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 9% बाहर भेजा जा रहा था, ये आपको याद रखना चाहिए। पर वास्तविक दोहन और भी अधिक था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, दूसरी आयों का, अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लाभों का एक बड़ा हिस्सा भी इंग्लैंड ही जाता था। इन्होंने जो 9% बताया वो तो अलग बात है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ही बाहर चला जाता था। इस दोहन के नतीजे में भारत का निर्यात उसके आयात से बढ़ गया। भारत का निर्यात आयात से बढ़ गया, लेकिन इसका लाभ भारतीयों को नहीं हुआ था, ये भी याद रखना। आयात कम, निर्यात ज्यादा हुआ है, लेकिन इसका फायदा कंपनी को मिला है, भारतीयों को नहीं। हालांकि वार्षिक दोहन की ठीक ठीक रकम का हिसाब अभी तक नहीं लगाया जा सका है और इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद भी, पर कम से कम 1757 से 1857 के बीच इस दोहन की वास्तविकता को ब्रिटिश अधिकारी बड़े पैमाने पर स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष और बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1840 में स्वीकार किया था कि भारत से आशा की जाती थी कि वह इस देश को प्रति वर्ष 20 से 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग के बीच कोई रकम भेजे, बदले में मामूली मूल्य के सैनिक भंडारों के अलावा किसी बात की आशा ना करे। लॉर्ड एलनबरो जो कि बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये एक आंकड़ा बताया था, इन्होंने एक बात स्वीकार करी थी, ये वाली, ठीक है ना। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष हैं जॉन सुलिवन, ये इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सुलिवन ने बताया, टिप्पणी किया है कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर थेम्स के तटों पर निचोड़ देती है, ठीक है। 1858 के बाद ये दोहन बढ़ता ही गया। हालांकि अब ब्रिटिश प्रशासक, साम्राज्यवादी लेखक इसकी सच्चाई से इनकार करने लगे। 19वीं सदी के अंत में यह दोहन भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 6% था। उसकी राष्ट्रीय बचत का लगभग 1/3, राष्ट्रीय बचत का 1/3 था, और भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 6% था। खासकर 18वीं सदी में और 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के आरंभिक काल में भारत से बाहर ले जाए गए इस धन की ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास के लिए पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 18वीं सदी की बात है, 19वीं सदी के शुरुआत की बात है। ये वही दौर है कि औद्योगिकरण का शुरुआती था, भारत से बाहर ले जाए गए इस धन की ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है, ठीक है। इस दौर में भारत से जितने भी पैसे धन निकासी के साधन अपनाए गए, धन निकासी जितने भी की गई, उन सब ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को फलने फूलने में अपना बढ़िया अच्छा खासा सहयोग दिया था, ठीक, ये बात याद रखो। ऐसा अनुमान लगाया गया कि उस काल में दोहन की यह रस्म ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% होती थी। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि उस समय अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 7% ब्रिटेन उद्योग और कृषि में लगाता था, तो इस आंकड़े का महत्व समझ में आ सकता है। उस दौर की बात है, जितनी उसकी इनकम होती थी उसका 7% हिस्सा वो किसमें लगाता था, औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में लगाता था। यातायात और संचार के साधनों का विकास। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। यातायात बैलगाड़ी, तांगा देखे कभी, तांगों तक सीमित था। तांगा पे कभी बैठे हैं आप लोग? जी सर। हम भी बैठे हैं। उसकी आवाज आती है ना, ऐसे चलता है वो, टक 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 करते हुए, और उसमें वो घुंघरू लगा होता था, एक मोटा सा इतना बड़ा, तो वो बजता भी था, बहुत बहुत मजा आता था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चे माल प्राप्त करना, तो यहाँ यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना होगा। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाए। इन्होंने क्या किया, सस्ती प्रणाली के लिए स्टीमर चलाए। सड़कों को इन्होंने सुधारना शुरू किया। कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण करवाया। 1839 में काम शुरू किया और 50 के दशक में पूरा हुआ। जीटी रोड जिसे बनवाया था पहले शेरशाह सूरी ने खुद बनाया था, है ना।
सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों, मंडियों को जोड़ने के प्रयास भी किए गए, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ होने के बाद ही हुआ था। सब कुछ हो गया था, लेकिन मुख्य रूप से विकास तभी हुआ, सुधार तभी माना गया जब रेलवे का सही ढंग से विकास हो गया, रेलवे का विकास जब हुआ। ठीक है ना। अच्छा, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी किताब है और क्यों फेमस है? किसकी लिखी हुई है, किसकी रचना है ये? स्मिथ किसकी? स्मिथ करके है सर। और कोई बताए? प्रमिला, और कोई बताए? सर बुक बुक का नाम सर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोले ना? हाँ रमेश चंद्र दत्त इन्हीं का नाम है ना? हाँ बिल्कुल, आर.सी. दत्त हैं। गुड़िया बहुत बढ़िया बताई थी, एकदम सही बताई थी। कारण क्या है? हाँ, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में इसमें बात हुई है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में। और इसमें बताया क्या गया था कि जो धन का बहिर्गमन हुआ है वो सकल राजस्व का आधा हिस्सा रहा। आधा। इनके अलावा, आर.सी. दत्त के अलावा धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किस किसने प्रस्तुत किया था? एक दादा भाई नौरोजी हो गए, और कौन कौन रहे हैं? नाम लिखवाए हैं इन सबके। एस.एम. बनर्जी हैं, डी जोशी हैं, हाँ, और एम.जी. रनाडे, एम.जी. रनाडे है। ओके, सुमन्या। इतना हमें ध्यान रखना है कौन कौन है। देखिए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा भी गया है, तो भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी कैसा किसने क्या बताया है, कितने का बहिर्गमन हुआ है, कितने का निष्कासन किया गया, वो बात भी हमको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। जॉर्ज स्टीवेंसन का बनाया पहला रेल इंजन, जॉर्ज स्टीवेंसन का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चला था। इंग्लैंड में 1814 में चला था। ठीक है, भारत में कब चला है ये? यहाँ सॉरी, वहीं की बात है 1830 और 40 के दशकों में रेल का तेजी से विकास हुआ, जबकि हमारे यहाँ सबसे अधिक विकास रेलों का कब हुआ है? हमारे यहाँ रेलों का सबसे अधिक विकास हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय में, सबसे अधिक विकास हुआ रेलों का। ठीक है, याद रखना दोनों चीजें, शुरुआत भी और सबसे ज्यादा विकास भी। ठीक है ना, ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लिया जाए आपसे कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर क्या है? चलो ऑप्शन देते हैं। कलकत्ता 86, कलकत्ता 96, कलकत्ता सर 1906, 1896 का। 96 सर, कलकत्ता 96। अरे वाह, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इस समय 1896 में। इसी समय धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, इन्हीं से संबंधित एक अगर सवाल पूछ लें आप लोगों से, सवाल है, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने की थी? दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसके साथ मिलकर किया था? क्या जी? सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे, चलो ऑप्शन दे देते हैं। आर.सी. दत्त, आर.सी. दत्त, सर सैयद अहमद खां, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या देवेंद्र नाथ टैगोर? आर.सी. और बताओ, आर.सी. और बाकी लोग बताएं। बताइए बताइए जल्दी, ऑप्शंस, ऑप्शंस सबके लिए हैं। आर.सी. दत्त ना? क्या सही बोल रहे हैं? अरे भाई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना, एक लाइन इसी के साथ, 1892 में, 1892 में दादा भाई नौरोजी ने
लिबरल पार्टी के टिकट पर, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, हो गया? ठीक है, याद रखो। जल्द ही भारत में भी तेजी से रेल लाइन बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगा। ब्रिटिश उद्योगपतियों को आशा थी कि इस प्रकार देश के भीतर के दूर दराज के इलाकों का विशाल और अभी तक पकड़ से बाहर रहा बाजार भी उन्हें मिल जाएगा। रेलवे लाइन का विकास करने के पीछे इनका मूल कारण था, ये तो ठीक है, जो इनके गिरफ्त में क्षेत्र था वो तो ठीक है, वहां से अपनी पहुंच तो बना ही लेंगे। साथ ही साथ जो क्षेत्र इनकी गिरफ्त से अभी बाहर रहे, जो इनकी पकड़ से बाहर थे, जो इनके हाथ में आ नहीं रहे थे, उन क्षेत्रों तक भी ये अपनी पहुंच को बरकरार रख पाएंगे। साथ ही साथ उन बाजारों तक अपनी पहुंच को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, ये इनका उद्देश्य रहा है। उनकी भूखी मशीनों, उनके चलाने वालों के भारतीय कच्चे माल, खाद्य सामग्री का निर्यात आसानी से हो जाएगा। इसके पीछे का एक कारण ये भी रहा है। तो देखिए, कई सारे कारण हैं, तो एक कारण तो यही आप ध्यान में रख सकते हैं, तेज से रेल लाइन बिछाने का दबाव जब पड़ने लगा तो ब्रिटिश उद्योगपतियों को ये उम्मीद थी। कौन सी उम्मीद थी भाई? देश के भीतर के दूर दराज के इलाकों का विशाल अभी तक पकड़ से बाहर रहा बाजार भी मिल जाएगा। भूखी मशीनों, उनके चलाने वाले वालों के भारतीय कच्चे माल, खाद्य सामग्री का निर्यात भी आसान हो जाएगा, ये भी एक कारण। ब्रिटिश बैंकर और निवेशकर्ताओं को भी लगा कि उनकी अतिरिक्त पूंजी सुरक्षा के साथ भारत में रेलों के विकास में लगाई जा सकती थी। ये देखिए, दो लोगों के लिए दो तरीके का उद्देश्य है। उद्योगपतियों का उद्देश्य अलग है, उनको अपने कच्चे माल की आपूर्ति करनी, उनको बाजार तक अपनी पहुंच बरकरार रखनी है। जो निवेश करता है, जो बैंकर्स हैं, उनको क्या है? उनको मौका मिलेगा रेलवे में निवेश करने का। बात समझे ना? तो निवेशकों के लिए अलग मामला है और उनके लिए अलग मामला है। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को क्या लगा होगा? उनको लगा कि उनके उत्पादन जैसे पटरी, इंजन, डिब्बा और दूसरी मशीनों आदि की बिक्री बढ़ सकती है, इनके लिए ये अलग मामला रहा। इसके अलावा मतलब जल्द ही भारत सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। उसे रेलों के रूप में एक और अच्छी बात भी नजर आई कि इनसे सैनिकों की भर्ती, भारत सरकार को क्या मालूम पड़ा कि भारत सरकार ने समझा कि भैया इससे सैनिकों की भर्ती, आवाजाही तेजी से हो सकेगी और इस प्रकार और भी प्रभावी कुशल ढंग से देश का प्रशासन चलाना तथा आंतरिक विद्रोहों, बाहरी हमलों से अपने शासन की सुरक्षा कर सकना संभव हो सकेगा। ठीक है ना? इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना। अब आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत में जिस रेलवे लाइन का जब विकास हुआ तो रेलवे लाइन का विकास कौन सी संस्था के द्वारा किया गया था? तो कंपनी का नाम था, कंपनी या संस्था? संस्था या कंपनी जो भी है वही बता दो। कंपनी तो पेनिसुलर करके नाम थी, एक कंपनी थी, ग्रेट पेनिसुलर। ओके, ठीक है ना? मतलब ये थोड़ा सा याद रखने की बात है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? लिख लो कंपनी का नाम, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा स्थापना की गई थी, है ना? भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था। पहला सुझाव जो रेल लाइन बिछाने का था वो मद्रास में था 1831 में। पर इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे, इस रेल के डिब्बे को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में आया, इंग्लैंड में ही रखा गया। जो 1831 में प्रस्ताव रखा गया था वहां पे चलाने का, वो तो मद्रास में था, उसे तो घोड़े खींचने वाले थे, है ना? लेकिन दोबारा जब एक प्रस्ताव लाया गया 34 इंग्लैंड में, तो भाप से चलने वाली मशीनों के लिए लाया गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटर, वित्तपतियों, भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घरानों, कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव को तगड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। जो ये लोग थे, इन लोगों ने इसको समर्थन दिया। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाएं और रेलें चलाएंगी। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% का लाभ मिलेगा। सरकार ने क्या बोला था भाई कि अगर कोई रेलवे में अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम 5% क्या देंगे? लाभ देंगे उसे। बंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन 1853 में चली थी। ठीक है, अप्रैल का महीना है। 49 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेलें बिछाने के विचार का पक्का समर्थक था।
लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ है। 1853 में लिखे एक प्रसिद्ध नोट में उसने रेलों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम सामने रखा था। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा, ये भी याद रखने की जरूरत है, जो देश के अंदरूनी भागों को बड़े बंदरगाहों से तथा देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ सके। ठीक है, इसका ये प्रस्ताव रहा है। 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 6000 किलोमीटर से अधिक लाइन बिछा चुकी थी। अंदाजा लगा सकते हैं। पर यह प्रणाली काफी खर्चीली और धीमी साबित हुई, इसलिए 1869 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइन बिछाने का फैसला कर लिया। 1869 में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, इसको अपने अंडर में ले लिया। क्यों अंडर में लिया? क्योंकि भैया उनको लगा कि बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन रेलों के प्रसार की गति अभी भी भारत के अधिकारियों तथा ब्रिटेन के व्यापारियों को संतुष्ट न कर सकी। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों ने रेल लाइन बिछाई। 1905 तक लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। भारतीय रेलवे के विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में रखना आवश्यक है। रेलवे के विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, ये देख लिए जाए तो पहला क्या है? पहला है इन रेल लाइनों में 350 करोड़ से अधिक की पूंजी लगी थी। तो पहला तो प्रस्ताव ये है भाई कि इन रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी हुई थी। ये पूंजी लगभग पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशकों की थी। भारतीय पूंजी का भाग इसमें नगण्य ही था। दूसरा क्या था? दूसरा है कि आरंभ के 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा और ये लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी। प्राइवेट कंपनियों ने जो रेल लाइनें बिछाई थी उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया, क्योंकि वह लगाई गई पूंजी पर एक निश्चित लाभ देने की जमानत दे चुकी थी। सरकार घाटे में होने के बाद भी उनको उनका 5% जो लाभ था वो मिल रहा था प्राइवेट कंपनियों को। क्यों मिल रहा था? क्योंकि सरकार एक जमानत दे चुकी थी, है ना, एक जबान जैसे दे चुकी थी, भाई देखिए 5% लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। 1850 के दशक में ब्रिटेन में ब्याज की दर लगभग 3% थी। उसे देखते हुए लाभ की ये 5% की दर आकर्षक थी। ठीक है, इसलिए जो प्राइवेट संस्थाएं थी या प्राइवेट जो लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उन्होंने इसलिए क्या किया, अपना पैसा सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 3%, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय ब्याज मिलता था। तीसरी बात क्या रही? तीसरी बात रही रेलों की योजना तैयार करने, उसका निर्माण करने, उनके प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक राजनीतिक विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। ये 3 बातें रही हैं रेलवे से संबंधित, यही हमें याद रखनी है। इसके विपरीत खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक राजनीतिक तथा सैनिक हितों की पूर्ति का रखा गया। ये सब तो ठीक था। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति के लिए रखा गया था। ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। भारत में जो रेलवे लाइनें बिछाई गई उसका मूल कारण क्या था? आंतरिक भागों से सामान को लेकर, कच्चे मालों को लेकर बंदरगाहों तक पहुंचाना था। सैनिकों को इधर से उधर लेके जाना था अगर युद्ध की स्थिति, विद्रोह की स्थिति आती है तो। इसके साथ साथ तैयार माल है, बंदरगाह पे उतरा है, उसको जल्दी से जल्दी बाजार तक भी पहुंचाना था। ये 3 उद्देश्य रहे हैं कंपनी के 3 ही उद्देश्य भले रहे हैं, लेकिन इसके फायदे हमारे बहुत सारे हुए, हमारे लिए भी बहुत सारे फायदे हुए रेलवे के। जैसे हमें एक दूसरे से दूर दराज किसी क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिला, हमारे सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए, मेल मिलाप हुए हमारे, हम एक दूसरे के कष्टों को, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को समझ भी सकते थे। ऐसे ही स्थितियां, बात समझे? ठीक है। भारतीय उद्योग बाजारों, कच्चे मालों की आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अनदेखा किया गया था। किसका अनदेखा हुआ है, ये सब चीजें भी हमको याद रखनी है। वैसे भारत में हर एक चीज का, भारत के फायदे में जो भी चीज होती थी उन सब की अनदेखी की गई। बाजार से भारत का कोई कल्याण नहीं होने वाला था। बाजार को अगर सजाया गया था तो उन्होंने अपने लिए सजाया था, हमारे लिए नहीं सजाया उन्होंने। उनको अपना माल बेचना था, तैयार माल। इसकी टोपी उसके सर करना था, वो उन्होंने हम अपने सर से टोपी उतारी, हमारे सर पे लगा दी वो टोपी, जो लेके हम धोते रहे। हमारे लिए उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा रेल भाड़े इस प्रकार तय किए गए थे कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और वस्तुओं के अंदरूनी आवागमन को हतोत्साहित किया जाए। मतलब रेल भाड़ा भी इस तरीके से तय किया गया कि आंतरिक, जैसे आज के समय में देखें तो पैसेंजर में बैठ जाते हैं हम सब। जैसे मान लीजिए पटना से हमको कहीं जाना है
मान लीजिए हमको छपरा जाना है, मान लीजिए कहीं और जाना है, या लखनऊ से हमको कहीं अपने घर जाना है, अगर हमें जाना है, ये आंतरिक आवाजाही का मामला है ना, फिर अब उसमें क्या होगा, भीड़ भर जाएगी। अब रेल भाड़े को इसीलिए इस हिसाब से तय किया गया था ताकि अंदरूनी वस्तुओं के अंदरूनी आवागमन को हतोत्साहित किया जाए, लेकिन आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई थी। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की, ठीक है, तथा तार की व्यवस्था की शुरुआत भी की थी उन्होंने। यह सब किसके समय में हुआ है? डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय में, है ना। 1800। अच्छा, ये कब से कब तक रहा है डलहौजी? उनचास में तो 1849 में 56 तक सर। 1848 से 1856 तक रहा है, 56 तक, ठीक ना। क्योंकि वो विधवा विवाह जो है हुआ था प्रस्ताव इनके ही टाइम पे, बट पास हुआ था लग रहा है कैनिंग के टाइम पे, कैनिंग के समय में, हाँ, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए लाइन को ठीक है। 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली तार लाइन को शुरू किया गया। 1853 कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली तार लाइन का शुरुआत हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी शुरू किया। इससे पहले जब भी कोई पत्र डाक के हवाले किया जाता तो नगद पैसा देना पड़ता था। उसने डाक की दरें भी घटा दी। मतलब जब टिकट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब डाक टिकट शुरू किया गया, उनको क्या किया गया, उससे जो नगद पैसे उसे दिए जाते तो उनके पैसे हो सकते ज़्यादा रहे, तो उन्होंने क्या किया, डाक टिकट जारी करने के साथ साथ इन्होंने डाक के खर्चे को भी क्या किया, कम कर दिया, घटा दिया, डाक की दरों को घटाया। पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी, जो एक अधन्नी मतलब क्या है, पुराना 2 पैसा रखा गया था। 16 आना में 1 रुपया बनता था, 4 आना में बनता था 25 पैसा, 1 आना में बनता था 6.25 पैसा बनेगा ना भाई, यही है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश में कहीं भर पत्र भेजना है, कहीं भी पत्र भेजना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक समान दर निर्धारित कर दी। उसके सुधारों से पहले पत्र पर डाक टिकट कितना लगेगा यह इस पर निर्भर था कि वह कितनी दूर जाएगा। कभी कभी तो एक पत्र पर इतना डाक खर्च आता जो एक कुशल भारतीय मजदूर की 4 दिन की मजदूरी के बराबर होता था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि इतना खर्च आ जाता था कि 4 दिन की मजदूरी के बराबर हो, ठीक है। मालगुजारी की नीति। आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के तथा दूसरे माल खरीदने, पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने, आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे प्रशासकीय तथा सैनिक पदों पर हजारों से अंग्रेजों को नियुक्त करने, भारतीय ग्रामों दूर दराज क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ के लिए आवश्यक आर्थिक प्रशासकीय खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की जरूरत थी। ध्यान रखिएगा, मतलब ये था, इसका मतलब था कि भारतीय किसानों के लिए करों के बोझ से भारी बढ़ोतरी। ये जो राजस्व ना, भारतीय राजस्व को जो जरूरत थी वो भारतीय किसानों के लिए करों के बोझ से भारी बढ़ोतरी होती है ना। कर बढ़ा दिए जाते भारतीय किसानों पर, उसके बाद अपने आप राजस्व बढ़ता रहता। यही काम था इनका। 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका लक्ष्य मालगुजारी का संग्रह बढ़ाना ही था। 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जो भी परिवर्तन देखे गए, वो सब मालगुजारी के संग्रह को बढ़ाने से संबंधित ही रहे हैं, है ना। इससे पहले भी हमने बताया मालगुजारी बढ़ाने के तरीके उन्होंने क्या क्या अपनाए थे, ठीक है। कंपनी के व्यापार मुनाफों के लिए, प्रशासन के खर्च के लिए, भारत में अंग्रेजों के प्रसार हेतु युद्धों के खर्च के लिए धन जुटाने का भार मुख्यतः भारतीय किसानों मतलब रैयत को ही उठाना पड़ा। असल बात यह रही कि अंग्रेज किसानों पर करों का भारी बोझ डाले बिना भारत जैसे विशाल देश को जीत ही नहीं सकते थे, मजबूरी थी उनकी। कंपनी के व्यापार मुनाफों के लिए, प्रशासन के खर्च के लिए, ये सब युद्ध के लिए जुटाने का भार, धन जुटाने का भार मुख्यतः भारतीय किसानों अर्थात रईत को ही उठाना पड़ा, ठीक है। और ये जो अंग्रेज थे, किसानों पर करों का भारी बोझ डाले बिना भारत जैसे विशाल देश को जीत ही नहीं सकते थे, उनको टैक्स बढ़ाना ही था। एक लंबे समय से भारत के शासक खेतिहर पैदावार का एक भाग जमीन की मालगुजारी के रूप में लेते आए थे, ठीक ना। ये मालगुजारी या तो कर्मचारियों की,
मालगुजारी कैसे वसूली जाती थी? या फिर कर्मचारियों की सहायता से वसूली जाती थी, सीधे सीधे ले ली जाती थी, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बिचौलियों जैसे जमींदार, मालगुजार, इनके माध्यम से लिया जाता था, जो काश्तकार से मालगुजारी वसूल करते और उसका एक भाग अपने कमीशन के रूप में रख लेते थे। दो तरीके थे, या तो सरकार एक व्यक्ति की नियुक्ति कर देती, आज के समय में जैसे आते हैं साइकिल से ये बिचौलिए, तो दो तरीके थे, या तो सरकार अपने प्रतिनिधि, अपना एक कर्मचारी नियुक्त कर देती थी, या फिर सरकार सीधे संपर्क साधती थी किसी बिचौलिया से। बिचौलिया मतलब कोई जमींदार हो सकता था, कोई मालगुजार टाइप हो सकता था, इनसे संपर्क करती थी और वो बोल देती थी सरकार कि भैया आप वसूलेंगे, एक भाग अपने पास रख लेना, बाकी हमको दे देना। बात समझे ना? तो दो तरीकों से वसूला जाता था। ये बिचौलिए मुख्य रूप से मालगुजारी वसूल करने वाले ही थे। हालांकि कभी कभी जिस क्षेत्र में वो मालगुजारी वसूल करते वहां उनकी कुछ जमीन भी होती थी। बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त हम सब ने पढ़ रखा है, पहले पढ़ चुके। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, मतलब उसे वहां मालगुजारी जमा करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है ना? वॉरेन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलाम पर लगाकर सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को दे दिया। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। वैसे ये सब चीजें हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब स्थायी रूप से मालगुजारी की एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार आया, ये वही समय था, मतलब लंबे विचार विमर्श के बाद अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1793 में बंगाल, बिहार में इस्तेमारी मरारी बंदोबस्त की प्रथा की शुरुआत की। इसकी दो खास विशेषता रही, दो खासियत क्या क्या रही है? एक तो खासियत रही कि जमींदारों, मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। उन्हें जब रैयतों से मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट का ही नहीं काम करना था, बल्कि अब वे अपनी जमींदारी के इलाके की सारी जमीन के मालिक भी बन गए थे। एक काम तो ये हो गया। उसके अलावा उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। ये चीज याद रखना, जो उनका स्वामित्व था वो कैसा था? वंशगत था, हस्तांतरणीय था। वंशगत का मतलब अगर पिता की मृत्यु होती तो उनके बच्चे के ऊपर सब सारा चला जाएगा। ठीक है ना? ये मामला। दूसरी तरफ काश्तकारों का दर्जा गिर गया था, ये बात याद रखनी है। काश्तकारों का दर्जा गिर गया था, अब वो बटाईदार बन गए थे। काश्तकार मतलब खेती जो करने वाले किसान हैं, वो काश्तकार टाइप के, थोड़े से बड़े के खेतिहर हैं, काश्तकार बन गए वो। ठीक है, बटाईदार बन के रह गए और वो इस जमीन पर अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिकार, पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए। मतलब जो लंबे समय से उनका अधिकार बना रहा, वो जो उस जमीन के मालिक हुआ करते थे, अब उस जमीन पर उनसे उनका मालिकाना हक छीन लिया गया। वो जमीन पर मालिकाना हक किसको दिया गया? जमींदारों को दे दिया गया। चरागाहों, जंगल की जमीन, सिंचाई की नहर, मछली पालन तालाब, झोपड़ी झाड़ डालने की जमीन के इस्तेमाल के अधिकार, लगान में वृद्धि से सुरक्षा, ये उनके कुछ ऐसे अधिकार थे जिनसे उनको वंचित कर दिया गया था। हर तरीके से इनको वंचित किया गया था, चाहे वो चरागाह वाली भूमि हो, चाहे जंगल की जमीन हो, चाहे सिंचाई नहर हो, चाहे मछली पालन तालाब हो, झोपड़ी डालने के लिए जगह कोई है अगर उसका मामला हो, या फिर लगान में वृद्धि से कोई सुरक्षा का मामला है, हर तरीके से इनको क्या किया गया? वंचित कर दिया गया। वास्तव में बंगाल और बिहार के बटाईदारों को पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। ये हमको याद रखने की जरूरत है। ऐसा करने का कारण क्या था? कि जमींदार कंपनी की मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे समय पर पूरी कर सके। हमने आपको बताया है इसमें वसूलना तय किया गया था, तय किया गया था। इसमें क्या तय हुआ था कि हिस्सेदारी कितनी बनेगी? 1/11 भाग अपने पास रखेगा जमींदार और 10/11 भाग कंपनी को दे देगा। ये बात तय हो गई थी, लेकिन ये नहीं तय हुई थी कि कितना वसूलना है। ये नहीं तय हुआ इन लोगों के बीच में, है ना? बात समझे? तो ये बात हमको याद रखनी है। दूसरा क्या था? जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता उसका 10/11 भाग, ये तो हो गया था, ये सब ठीक है, हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। हाँ सर ये सब हो गया। ये सब हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लेना, शुरुआत में जब मालगुजारी की जो रकम थी उसका निर्धारण मनमाने ढंग से किया गया था, जमींदारों से बिना किसी परामर्श के किया गया था। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का उद्देश्य था कि अधिकतम धन जमा करना। इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना। ठीक है, मान लो बहुत अधिक दरें तय की गई थी, 65, 66, 93, छोड़ो ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि बाद में अधिकारी, गैर अधिकारी सभी ने आमतौर पर यह मान लिया कि 93 के पहले बंगाल, बिहार के जमींदारों के पास जमीन के अधिकांश भाग पर मालिकाना हक नहीं था। तब प्रश्न यह उठा कि फिर अंग्रेजों ने उन्हें मालिकों के रूप में क्यों स्वीकार किया? इसकी व्याख्या यह है कि यह अंशतः एक गलतफहमी का नतीजा था।
उस समय इंग्लैंड में खेती का केंद्रीय चरित्र भूस्वामी होता था। अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों को इन्हीं भूस्वामियों का भारतीय प्रतिरूप मान लिया था। इन्होंने जो यहाँ पर जमींदार बनाए, ये जमींदार जो थे भूस्वामी नहीं थे। इन्होंने इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में भी क्या किया, जमींदार तय कर दिए, और जमींदार जिनको बनाया गया उनको भूस्वामी भी मान लिया गया, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा होता था। ठीक है, उसी बेस पर इन्होंने यहाँ पर तय किया था काम। ठीक है ना। ब्रिटेन भूस्वामी क्या था, बटाईदार ही नहीं बल्कि राज्य की निगाहों में भी जमीन का मालिक होता था। ब्रिटेन का जो भूस्वामी था ना, वो बटाईदार ही नहीं था, वो बटाईदार के साथ साथ राज्य की निगाह में भी जमीन का मालिक होता था। लेकिन बंगाल में क्या था, बंगाल में जमींदार बटाईदार के लिए तो भूस्वामी होता था, पर स्वयं राज्य के अधीन होता था। देखने में लगे तो बटाईदार की नजर में वो जमींदार मालिक है जमीन का, लेकिन हकीकत ये थी तो जमींदार राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, राज्य के अधीन रहा है, खुद राज्य के अधीन रहा है। जब मतलब राज्य चाहता तो उसको जमींदारी से बेदखल कर सकता था। हमने आपको जैसे बताया है कि कई सारी जमींदारियां नीलाम हुई। हालांकि नीलाम जो हुई थी उनमें से करीब 95% नीलामियां जो हुई, जमींदारी नीलामियां हुई थी, 95% जमींदारी नीलामियां फर्जी थी, है ना। वास्तव में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग बटाईदार होकर रह गया। और इसमें ठीक है, दूसरे इतिहासकारों का क्या विचार है कि जमींदारों को जमीनों के मालिक मानने का निर्णय मूल रूप से राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, प्रशासकीय कारणों से प्रेरित था। इसके 3 मार्गदर्शक कारण थे। अगर जमींदारों को जमीनों का मालिक माना गया तो इतिहासकार इसके कुछ 3 कारण बताते हैं। वो 3 कारण क्या है, 3 मार्गदर्शक कारण क्या है। तो पहला कारण था कि चतुराई भरी राज विद्या का परिणाम, चतुराई भरी राज विद्या का परिणाम था। मतलब जमींदार को जमीन का स्वामी अंग्रेजों के द्वारा माना गया। इसके पीछे के जो हमारे इतिहासकार हैं, इसके पीछे के कुछ कारण मानते हैं। उसमें से एक कारण है चतुराई भरी राज विद्या का परिणाम, मतलब इसके पीछे राजनीतिक सहयोगी बनाने की आवश्यकता काम कर रही थी। मतलब अंग्रेज अगर किसी जमींदार को भूस्वामी माने हैं, जमीन का मालिक मान के बैठे हैं, तो वो अंग्रेज यही सोच के उनको भूस्वामी मान गए कि हमारे चलिए हमारे सहयोगी के रूप में ये काम करेंगे। कभी कोई हम पे आफत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो क्या करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए जनता में विद्रोह फैलता है तो यही जमींदार होंगे जो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, अपनी जनता को समझाएंगे। फिर एक तो ये काम कर रहा है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। हो गया राज विद्या का परिणाम। ब्रिटिश अधिकारी ये बात समझ रहे थे कि चूंकि वो भारत में विदेशी हैं, इसलिए उनका शासन तब तक अस्थायित्व का मारा रहेगा जब तक वे अपने और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थों का काम करने वाले स्थानीय समर्थकों का सहारा नहीं लेते हैं। इस तर्क का तात्कालिक महत्व भी था। क्या महत्व था कि 18वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में बंगाल में बड़ी संख्या में जन विद्रोह हुआ था। 18वीं सदी का आखिरी चतुर्थांश, ठीक ना। इसलिए उन्होंने जमींदारों के एक ऐसे धनी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन किया जो अपने अस्तित्व का कारण ब्रिटिश शासन को समझते थे और इसलिए अपने बुनियादी हितों से बाध्य होकर उनका समर्थन करते थे। वास्तव में आशा आगे चलकर एकदम सही साबित हुई, क्योंकि स्वाधीनता के उभरते हुए आंदोलन का विरोध करते हुए जमींदारों ने एक वर्ग के रूप में विदेशी सरकार का समर्थन किया था। ठीक है, तो पहला आदर्श कारण तो ये हो गया। दूसरा आदर्श कारण क्या होगा भाई, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भी हो सकता है यही, क्या है, वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा का मतलब है कि इनको कैसे चाहिए। देखो, अगर मान लीजिए इन्होंने क्या किया, किसानों से सीधा संपर्क साध लिया, सीधे सीधे जाके, क्योंकि जमींदार का अपना एक महत्व रहा है मार्केट एरिया में, है ना। क्या हुआ, दूसरा संभवतः कारण था वित्तीय सुरक्षा का। 93 से पहले अपनी आय के प्रमुख स्रोत जमीन की मालगुजारी में होने वाले उतार चढ़ाव से कंपनी लगातार पीड़ित रही। कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी हुआ ही नहीं, कभी अकाल पड़ा, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, कभी कुछ और हो गया, आग लग गई कभी, है ना। तो ध्यान रखना इसे, ठीक है। लगातार पीड़ित रही, प्रसार हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में सेना लगी, बंगाल, मद्रास, बंबई नागरिक प्रशासन, निर्यात के लिए माल की खरीद का पूरा खर्च बंगाल के राजस्व से ही उठाया जाता था। इसलिए कंपनी लगातार वित्तीय संकट का शिकार भी हो रही थी। कंपनी कई सारे युद्ध लड़ रही थी, युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहे थे, इधर शासन भी संभालना था, उधर जमीनें भी देखनी थी, माल गुजारी भी वसूलना था, बहुत सारे काम कर रही थी कंपनी, अपना साम्राज्य भी फैला रही थी कंपनी। इन सब वजहों से कंपनी पूरी तरह से टूट रही थी, वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इस वित्तीय संकट से उसको उभरना था, अपने आप को वो इस वित्तीय संकट से बाहर निकालना चाहिए। तो बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, कुछ कदम तो उठाएगी। ऐसा वित्तीय सुरक्षा का कोई मामला जैसे माल गुजारी, इस्तमरारी, महलवारी, रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं की शुरुआत भी करेगी।
इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण एक स्थायी आय की जमानत मिल गई। फिर इन्होंने जब इस्तेमारी शुरू की तो इससे स्थायी आय की जमानत मिल गई इन सबको। इसके अलावा अच्छा, जमींदारों की नव सृजित संपत्ति ही उनकी जमानत थी। इसके अलावा इस्तेमारी बंदोबस्त ने कंपनी की आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब मालगुजारी की ऐसी दरें निर्धारित की गई जैसी दरें पहले कभी भी नहीं थी। थोड़े से जमींदारों के माध्यम से मालगुजारी की वसूली लाखों काश्तकारों से सीधे संबंध रखने की अपेक्षा बहुत आसान और कम खर्चीली भी लगी। तीसरी क्या थी? तीसरी बात क्या थी भाई? तीसरा, आशा यह थी कि इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण खेतिहर उत्पादन भी बढ़ा सकेगा। पहले दो आदर्श कारण हमने देखे। एक तो उनको अपने राजविद्या का मामला था, अपने आप को सेफ रखना था। दूसरा वित्तीय सुरक्षा का मामला था। तीसरा मामला क्या रहा है? तीसरा मामला रहा है उत्पादन को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? खेतिहर उत्पादन बढ़ा सकेगा, इनका ये तीसरा आदर्श कारण जो इतिहासकार बताते हैं। ये तय था कि जमींदार की आय बढ़ने पर भी भविष्य में मालगुजारी नहीं बढ़ाई जाएगी। ये भी बात तय की गई थी, है ना? ये बात तो तय थी ना कि भविष्य में चाहे जितना इनकम बढ़ जाए जमींदार की, लेकिन उसमें मतलब मालगुजारी में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जानी है। ये बात तो पता है। इसलिए जमींदारों को इस बात की प्रेरणा मिली कि वे खेती का क्षेत्रफल और कृषि की उत्पादकता बढ़ाएं, जैसा कि ब्रिटेन में उन्होंने देखा। बस समझे ना? ये तीन कारण हैं इसके। जमींदारों के इस्तेमारी बंदोबस्त को बाद में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला बनारस जिले में भी लागू कर दिया गया। मध्य भारत के कुछ भागों में अवध में अंग्रेजों ने अस्थायी जमींदारी की एक व्यवस्था लागू की। मध्य भारत के कुछ भाग और अवध के क्षेत्रों में क्या किया? अस्थायी जमींदारी की व्यवस्था। इसमें क्या किया गया? जमींदारों को जमीन का मालिक तो बना दिया गया, पर उन्हें जो मालगुजारी देनी पड़ती थी उसका समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था। अस्थायी जमींदारी का मतलब ये नहीं था आज ये वाला जमींदार कल दूसरा वाला जमींदार। इसका मतलब ये था कि जो टैक्स सिस्टम था उसमें कभी भी मतलब वृद्धि होनी थी। ठीक है ना? विदेशी सरकार की वफादारी के साथ सेवा करने वाले व्यक्तियों को जमीनें देने का सिलसिला जब सरकार ने आरंभ किया तो पूरे भारत में एक और प्रकार के जमींदार पैदा हो गए। जमींदारों का एक नया वर्ग तैयार हो गया। ठीक है ना? रैयतवाड़ी हमने पढ़ रखा है पहले से, रैयतवाड़ी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले से पढ़ा सब कुछ है इसमें। ठीक है, ये रैयतवाड़ी है। अच्छा, ये देख लीजिए, मुनरों का क्या कहना था? मुनरों का कहना था ये वो प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है, रैयतवाड़ी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, रैयतवाड़ी में क्या किया गया था? कोई स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी में कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था, बल्कि प्रत्येक 20 से 30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और तब आम तौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। और इसमें हमने बताया था आपको भूमि जो मतलब जमीन की वो पैमाइश भी होती थी ना, कि मतलब उसका देखा जाता था उसका उत्पादन क्या है, उसका उसमें नमी का कितनी मात्रा है, उर्वरता कितनी उसमें है ना, इस आधार पर टैक्स तय किए गए थे। ठीक है ना? ये सब भी हमने पढ़े हैं। अच्छा, जमीन पर रैयत के मालिकाना हक को 3 अन्य कारणों ने भी समाप्त कर दिया था। जमीन पर रैयत के मालिकाना हक को 3 अन्य कारण ने समाप्त कर दिया था। वो कौन कौन से कारण थे वो जरूर देखें। अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित माल गुजारी बहुत अधिक होती थी। अच्छे से अच्छे मौसम में भी रैयतों के पास किसी तरह गुजर बसर करने के साधन ही बचते थे। जैसे मद्रास में बात करें, जब ये व्यवस्था शुरू की गई थी सरकार ने कुल उत्पादन का 45 से 55% भाग माल गुजारी के रूप में मांगा था। बम्बई में भी ऐसी बुरी हालत थी। दूसरा क्या था? सरकार ने जब जी चाहे माल गुजारी बढ़ाने का अधिकार अपने हाथ में रखा। और तीसरा क्या था? अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से थोड़ा बहुत या पूरी तरह नष्ट भी हो जाए तो भी उसे माल गुजारी देनी पड़ती थी। मतलब किसानों को उनके जमीन से बेदखल होना पड़ा। उसके पीछे के 3 कारण यही रहे हैं। एक तो इतना ऊंचा टैक्स व्यवस्था लगा रखा है इन्होंने। दूसरी बात, अब टैक्स को बढ़ाना कब है ये उन्होंने अपने हाथ में रखा कि हम बढ़ाएंगे भाई। तीसरा क्या हुआ कि बाढ़ सूखा जैसा भी आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देना है तो देना ही है। इससे क्या होगा? किसान ऊब जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको। महलवारी तो हमने देख ही रखा था, है ना? महलवारी भी देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें थोड़ा सा कुछ अगर हो एक्स्ट्रा बता देंगे। महलवारी क्षेत्र में भी माल गुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता है। ये वाला लाइन याद रखना, समय समय पर। अच्छा, जमींदारी और रैयतवारी ये दोनों जो प्रथाएं थी देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूल रूप से भिन्न थी।
अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि को बेची जा सकने वाली, गिरवी रखी जा सकने वाली, हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, दिया गया ऐसे मुक्ता सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। ये जो किया गया था ये सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखना। अगर जमीन को हस्तांतरित की जाने, बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो सरकार के लिए काश्तकार से मालगुजारी वसूल कर सकना बहुत कठिन होता, क्योंकि काश्तकार के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या कोई वस्तु नहीं होती थी। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। जमीन को आसानी से खरीद और बेचा जा सकने वाला एक माल बनाकर अंग्रेजों ने क्या किया, ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। प्रसिद्ध भूमि प्रथाओं में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। भारतीय ग्रामों का स्थायित्व और उनकी निरंतरता का ढांचा चरमरा उठा। इसी वजह से वास्तव में इससे ग्रामीण समाज का पूरा ढांचा ही अब टूटकर बिखरने लगा था। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1765 से 1735 के बीच कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य के अधिग्रहण के लिए जो कदम उठाए उनका वर्णन करें। ये प्रश्न आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो धन निष्कासन की मात्रा और स्वरूप पर कुछ लोगों के अपने अपने विचार रहे हैं। ठीक है, धन निष्कासन की मात्रा और स्वरूप पर कुछ लोगों के अपने विचार रहे हैं। धन निष्कासन की मात्रा और स्वरूप मात्रा और स्वरूप। जैसे किसी ने कुछ बताया ना कि किसी ने कहा आधा गया है, किसी ने कहा 6%, 20% गया है, किसी ने कुछ और बताया। इस ये वाली चीज़ है। जैसे बंगाल में अगर बात करें, बंगाल में जो प्राप्त होने वाला राजस्व और व्यय विवरण था उसके अनुसार देखा जाए तो कंपनी ने पहले 6 साल में, पहला 6 साल कौन सा था, 1765 से 1771 के बीच में। तो 1765 से 1771 के बीच में कंपनी ने अर्जित किया था 1,36,991 पाउंड अर्जित किया इन्होंने। ठीक है, इसमें इन्होंने खर्च कितना किया, अर्जित किया है तो खर्च कितना किया इस दौर में, इन्होंने खर्च किया है 90,27,609 पाउंड इन्होंने इसे खर्च किया। शेष जो बचा, अब इसमें से इसको माइनस करने पे जितना भी बचेगा करीब 40,39,152 पाउंड बचता है। ये इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड भेज दिया था। 6 साल के समय में इतना हुआ था। विलियम डिग्बी इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा 1757 से 1815 के बीच में, 1757 से 1815 के बीच में इन्होंने बताया है कि भारत से 50 से 100 करोड़ पाउंड इंग्लैंड भेजा गया था। विलियम डिग्बी का ये मानना है। ठीक है, एक और है मार्टिन मोंटमुगरी। इन्होंने 1828 में अनुमान लगाया था कि करीब 30,000 मिलियन पाउंड हर साल इंग्लैंड भेजा गया है। ठीक है, इनका कहना ये है। एक है जॉर्ज विंसेंट महोदय हैं, जिन्होंने 1859 में एक अनुमान लगाया था, अनुमान निकाला भी था इन्होंने कि 1834 से लेकर 1851 तक क्या हुआ, भारत से 42,21,611 पाउंड ब्रिटेन भेजे गए। ये प्रति वर्ष के हिसाब से भेजे गए हैं। मतलब इतने से इतने में कितने साल बनते हैं, इतने का गुणा करेंगे उतने से तो टोटल आएगा। ये तो प्रति वर्ष की बात है, प्रति वर्ष इंग्लैंड भेजा गया है। ठीक है ना। कंपनी बताती है, कंपनी का क्या मानना है भाई। कंपनी कहती है 1857 के विद्रोह को दबाने में, 1857 को दबाने में 47 करोड़ रुपए खत्म हुए, 47 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, कंपनी ने ऐसा बताया है। ठीक है, जिसे इसने भारत पर कर्ज माना।
मतलब जो 1857 की क्रांति को दबाने में पैसा कौड़ी खर्च हुआ कंपनी का, कंपनी ने उसको क्या माना है कि ये भारत पर हमारा कर्ज है। बात समझे? कंपनी का ऐसा मानना था। नौरोजी और कौन है? आर.सी. दत्त। इन दोनों का क्या मानना है? ये दोनों कहते हैं कि 1883 से 1892 के बीच में, मतलब इस 10 साल में 359 करोड़ पाउंड इंग्लैंड भेजा गया। इनका मानना ये है, इंग्लैंड भेजा गया। ठीक है, ये हमें इतनी चीजें याद रखनी है। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं, देखिए धन निष्कासन के क्या परिणाम निकले हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा, है ना? क्या क्या परिणाम निकले धन निष्कासन के? बड़ी बात यह है कि भारी भरकम स्वदेशी वस्तु पे जोर दिया दिया गया है। स्वदेशी वस्तु पे जोर दिया गया। परिणाम बुरे ही हुए हैं। भारतीय जो शिल्पकार दस्तकार वर्ग थे वो समाप्त हो गए। भारतीय कृषि की व्यवस्था, किसानों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई, है ना? भारत में अकाल, महामारी की स्थितियां आ गई, दुर्भिक्ष का जीवन, दुर्भिक्ष पड़ा बहुत सारा इस धन निष्कासन के चक्कर में। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें याद रखना, ठीक है। इस समय क्या हुआ? 39-40 में भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का 1200 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, 39-40 में भारत सरकार पर 1200 करोड़ रुपया का कर्जा था ब्रिटिश सरकार का। ठीक है ना, ये हमें इतना याद रखना है। और इसके अलावा एक चीज और, एक आंकड़ा याद रखना, 1850-51 की बात है, मतलब 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोल सकते हैं। इसमें करीब 5.5 करोड़ का ही कर्जा था मात्र, जो बढ़ के 1200 करोड़ रुपया हुआ था। ठीक है, बाकी अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही, एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। देश में गहरा आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ, बेरोजगारी अलग से फैल रही है, महामारी अलग से फैल रही है, अकाल की समस्या आ ही रही है, गरीबी चल रही है, जो उद्योग धंधे थे वो विनष्ट ही हो गए हैं। कच्चा माल आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते खेती भी बर्बाद हुई है। बात समझे? बात समझ गए? वाणिज्यिक, कृषि का वाणिज्यिकरण किया गया था इस दौर में। ठीक है ना? सबके अपने अपने विचार हैं। जैसे एक नाम सुनते हैं दादा भाई नौरोजी का भी। दादा भाई नौरोजी का एक कथन है इससे संबंधित। नौरोजी साहब क्या कहते हैं? ये समस्त बुराइयों की बुराई है, समस्त बुराइयों की बुराई है। इन्होंने ऐसा बताया इसके बारे में, धन निष्कासन के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, इविल ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक इन्होंने एक और लेख निकाला था 1905 में, उसमें इन्होंने कहा था, लिख लीजिएगा, 1905 में इन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन, सर लिख दीजिए ना। धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण का भी कुछ कहना है, कहना था। लिखिएगा, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए आता था, भूमि पर उर्वरता देने के लिए आता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वापस नहीं आता, है ना? इन्होंने क्या कहा? लिखिएगा, भारत में
3 करोड़ से 5 करोड़ तक, भारत में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक ऐसे परिवार हैं जिनकी आय जिनकी आय 3.5 पैंस प्रतिदिन से अधिक नहीं है। 3.5 पैंस, पौ से पतंग है, पैंस प्रतिदिन से अधिक नहीं है। एक आते हैं विलियम हंटर, इन्होंने भी कुछ कहा था इससे संबंधित। इन्होंने क्या कहा, लिखिएगा। सरकार का लगान किसानों और उनके परिवारों के लिए पूरा अन्न भी नहीं छोड़ता। ठीक है, ओके। एक और कथन इन्होंने कहा था, 2 कथन इन्होंने कहे थे, एक और लिख लीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के किसान के समान हृदय द्रवित करने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। अब ये दोनों कथन इन्होंने कब कहे हैं? सर ब्रिटिश समाज के बाद ब्रिटिश साम्राज्य है। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के किसान के समान हृदय द्रवित करने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। इन्होंने कहा था वायसराय काउंसिल में। कब कहा था इन्होंने? 1883 में। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो ये हमें याद रखना भाई, इन्होंने यहाँ पे ये बात कही थी। एक और नाम है जिनका क्लार्क। ये सर कौन बोले थे? विलियम हैबर। ये कथन किनका था? विलियम हंटर। कोलिन क्लार्क नाम है इनका। इन्होंने क्या कहा? 1924-25 के समय संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की आय से 5 गुना अधिक थी। धन निष्कासन से संबंधित कथन क्या रहे हैं? जैसे ये हमको सबको पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, है ना? पहली बार इसका वर्णन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया। किस नाम से किया? किसमें किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ठीक है ना? पहली बार 1867 में इन्होंने लंदन में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई थी। उसमें इन्होंने एक लेख निकाला था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में भारत की संपदा का दोहन कर रहा है। कहाँ पर दिया था, कब दिया था, किस नाम से दिया था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने धन के निष्कासन को क्या कहा था? अनिष्टों का अनिष्ट कहा इन्होंने। सर लिखवाए हैं। ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा इन्होंने। आरसी दत्त ने अपनी किताब, उनकी कौन सी किताब थी जिसमें उन्होंने बताया था भाई कि आधा रहा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स द्वारा देखो क्या कहा गया, ये लिखिएगा। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की चर्चा करते हुए
ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा इन्होंने, घिनौनी कहा था। इन्होंने क्या कहा? ब्लीडिंग प्रोसेस, इन्होंने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा, ठीक ना। वहीं दादा भाई नौरोजी द्वारा यह कहा गया कि धन के निष्कासन, धन का जो निष्कासन लिखिएगा, धन के निष्कासन को देश के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रता का वास्तविक और मूल कारण घोषित किया। ठीक है, लिखिएगा, धन के निष्कासन को देश के सभी रोग, दुखों और दरिद्रता का वास्तविक और मूल कारण घोषित किया। अच्छा, बात ये आती है ना कि धन के निष्कासन का विरोध करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? लिख लीजिएगा, धन के निष्कासन का विरोध करने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, ठीक है ना। एक चीज और, आरसी दत्त ने जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अपना वो दिया था इन्होंने, तो उसमें उन्होंने बताया था, लिख सकते हैं आप लोग, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से बताया था कि भारत में हो रही धन की निकासी का उदाहरण, भारत में हो रही धन की निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी देश में, धन की निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, है ना।